Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Students, in our last class, we completed 4.3. Today, we will start our new exercise. That is exercise 4.4. Question number 1. Give the geometric representation of y is equal to 3 as an equation in one variable, in two variable. Okay? तो इसका जो सॉल्यूशन है, आंसर इन वन वेरिएबल y इज इक्वल टू 3 रिप्रेजेंट एज पॉइंट एज ऑन द फॉलोइंग। जैसे कि हमने नंबर लाइन ड्रॉ करा एंड y इज इक्वल टू हमने 3 को रिप्रेजेंट कर दिया। एंड टू वेरिएबल्स में इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसका ग्राफ बनाकर 0 x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 3, इस तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 2, गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन टू वेरिएबल। दैट इज ऑल्सो सेम एज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इसका हम वन वेरिएबल में रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। x इज इक्वल टू -4.5। ओके, इसको हम नंबर लाइन पे -4.5 को ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड वन वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन। और टू वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन में हम इस टाइप से इसको ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 and 2 ऑफ एक्सरसाइज 4.4। नाउ वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। एंड एंगल्स, लाइंस एंड एंगल्स का ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक टर्म्स हैं जिन्हें जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बिना आपके जो क्वेश्चंस हैं जो चैप्टर में हैं उन्हें करना मुश्किल होगा। तो सबसे पहले इसमें जो बेसिक चीज़ें जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए उन्हें स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स, तो इसके अंदर लाइंस और एंगल्स से रिलेटेड ही आपका ये टॉपिक्स है। तो सबसे पहले जानते हैं कि लाइन एक क्या होती है। लाइन आप जानते हैं, छोटी क्लासेस में ही बता दिया जाता है कि लाइन एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से होती है और इसके दोनों तरफ आपका ये पॉइंट लगता है एरो। इसका मतलब ये होता है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये दोनों तरफ आपकी अनलिमिटेड है, इसकी कोई लेंथ नहीं होती है। अच्छा, अगर किसी चीज़ को हम काट देते हैं, जैसे लाइन का हम टुकड़ा कर देते हैं ये चीज़, तो इसके ये दो एंड पॉइंट्स होते हैं। जब ये दो एंड पॉइंट्स होते हैं तो इसे बोलते हैं हम लाइन सेगमेंट। इसे लाइन सेगमेंट बोलते हैं। सेगमेंट का मतलब होता है हिस्सा, लाइन का एक हिस्सा, एक टुकड़ा। लेकिन लाइन एक इंडेफिनेटली जो है उसकी कोई लेंथ नहीं होती है, वो लाइन होती है। अब लाइन कितनी तरह की होती हैं? सबसे पहले होती है आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं जो आपकी कहीं कट जाएं। जैसे ये देखिए, ये आपकी दो लाइंस हैं, ये एक जगह पे कट गई हैं। ऐसी लाइनों को इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। और जहाँ पे ये कटती हैं, जैसे कि ये पॉइंट पी पे कट गई, इसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। फिर है आपका पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस वो लाइन होती हैं जिनका थ्रू आउट डिस्टेंस, उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। कहीं से भी आप देख लें, इनका जो डिस्टेंस होगा वो आपका सेम होगा। या ये भी कह सकते हैं कि ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, क्योंकि आप इन्हें आगे कितना भी बढ़ा दें ये आपकी कभी भी मिलेंगी नहीं। तो ऐसी लाइंस को पैरेलल लाइंस बोलते हैं। परपेंडिकुलर लाइंस, अगला है परपेंडिकुलर लाइंस। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, परपेंडिकुलर होता है आपका 90 डिग्री। जैसे ये एक लाइन है, अगर इसके ऊपर एक लाइन ऐसे पड़ती है और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जाए तो ये लाइंस आपकी परपेंडिकुलर लाइंस बोली जाती हैं। तो ये तो थी लाइंस। अब आते हैं एंगल्स के ऊपर। देखिए, एंगल क्या होता है, सबसे पहले ये देखें, ये आपका एक पॉइंट है, यहां से एक रे गई, ये रे होती है, और इसी पॉइंट से एक रे और जाती है। तो इसके बीच का जो ये पार्ट हो जाता है ये एंगल बन जाता है। तो दो रे से मिलने वाला ये जो फिगर बनती है ये एंगल होता है। अब एंगलों के टाइप क्या होते हैं? सबसे पहले जैसे कि जीरो एंगल। देखिए, एंगल कब बनता है? जैसे यहाँ पे आपकी एक रे पड़ी हुई है और इसी के ऊपर एक और रे है, तो ये मूव तो हो नहीं रही है, तो इस केस में एंगल तो बन ही नहीं रहा।
तो ऐसा एंगल जो होता है वो ज़ीरो होता है, क्योंकि एक रे है और दूसरी रे मूव नहीं हो रही है, तो एंगल कहाँ बनेगा, एंगल बनेगा ही नहीं। तो ये ज़ीरो एंगल होता है और इसकी वैल्यू होती है 0। फिर है आपका एक्यूट एंगल, जैसे कि ये आपकी रे है और इसके ऊपर एक रे और है, उसे हिला के मूव करके इस तरह आगे बढ़ा दिया, तो इसके बीच में एंगल बन गया। तो एक्यूट एंगल वो होता है जो आपका 90 से कम होता है, 90 डिग्री से ये कम होता है और 0 से ज़्यादा होता है, क्योंकि 0 तो यहाँ पे होगा और 90 होगा आपका जब बिल्कुल परपेंडिकुलर बनता है। तो 90 से इधर इधर का जितना भी एंगल होगा वो आपका एक्यूट एंगल बोला जाता है। एक्यूट से बड़ा बनता है फिर आपका राइट एंगल, जब इसी लाइन को, इस रे को आप मूव करके बिल्कुल सीधा कर देंगे इस तरह से, तो एल की शेप का बन जाएगा इस तरह से। और जब आपका ये एल बन जाता है तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जाता है और राइट एंगल बोलते हैं उसको। तो राइट एंगल की जो वैल्यू होती है वो 90 डिग्री होती है एग्जैक्टली। अब इस रे को और आगे मूव कर दें तो फिर 90 से बड़ा एंगल बन जाएगा। ये होता है आपका ऑब्ट्यूस एंगल। जैसे ये रे है, दूसरी वाली रे को यहां से मूव करते 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 यहां पे अगर पहुंच गए तो ये तो बना 90 डिग्री, लेकिन अगर इसको और आगे मूव कर दिया 90 से ज्यादा, तो फिर जो एंगल बनेगा वो आपका ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है। तो ऑब्ट्यूस एंगल की जो वैल्यू होती है ये आपका 90 डिग्री से ज्यादा होता है और 180 से कम होता है। 180 से कम भी होना चाहिए। 90 डिग्री से ज्यादा इसका मतलब ये नहीं कि 200 का हो तो वो ऑब्ट्यूस होगा, नहीं, 90 और 180 के बीच में होना चाहिए, 90 से ज्यादा और 180 से कम। फिर है आपका स्ट्रेट एंगल। देखिए ये रे है और दूसरी रे को ऐसे मूव करते 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 हुए बिल्कुल इसके स्ट्रेट ले गए हम ऐसे। तो जब ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जाती है दो रेस से, इसे बोलते हैं स्ट्रेट एंगल और इसकी जो वैल्यू होती है वो 180 डिग्री होती है। इसके बाद है रिफ्लेक्स एंगल। अगर इसी रे को हम और मूव कर देते हैं, देखिए कैसे, ये पहली रे यहां से दूसरी को मूव करें तो सामने तो बन जाएगा आपका स्ट्रेट एंगल, लेकिन अगर इससे भी आगे तक ले गए, यहां से भी आगे ले गए, तो ये जो एंगल बना आपका बाहर की तरफ, ये रिफ्लेक्स एंगल होता है और ये होता है आपका 180 डिग्री से ज्यादा। 180 से ज्यादा होती है इसकी वैल्यू। जैसे कोई 200 का एंगल है, 240 का एंगल है, तो वो आपका रिफ्लेक्स एंगल बोला जाता है। तो 180 से ये ज्यादा होता है और 360 डिग्री से ये कम होता है। फिर है आपका कंप्लीट एंगल। अगर इसी रे को, ये फर्स्ट रे, ये दूसरी वाली रे को ऐसे मूव करते हुए चले गए तो स्ट्रेट पे तो बन गया स्ट्रेट एंगल, इससे आगे निकल गया आपका रिफ्लेक्स एंगल। और अगर ये घूमते घूमते हुए बिल्कुल यहां पे आ जाती है फिर से इसी रे के ऊपर, तो इसने एक सर्कल को कंप्लीट कर लिया, यानी कि पूरी घूम गई। ये जो लाइन है, रे है, ये पूरी घूम जाती है, तो इसने कंप्लीट कर लिया ये राउंड। तो ऐसे एंगल को बोलते हैं कंप्लीट एंगल और इसकी जो डिग्री होती है ये 360 डिग्री का होता है। तो बेसिकली ये होते हैं एंगल्स और ये इनकी मेजरमेंट होती है। चलिए एंगल्स के पेयर के बारे में अब जानते हैं कि एंगल के पेयर कितनी तरह के होते हैं। देखिए सबसे पहले है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो दो मिलके 90 डिग्री हो जाए। जैसे कि ये मैंने 90 डिग्री का एंगल बना दिया और ये मैंने इसको पार्ट कर दिया, तो यहां तक का एंगल ए है और यहां तक का एंगल बी है। तो अगर ए और बी दोनों मिलके 90 डिग्री हो जाते हैं तो ये बोले जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब इसमें अगर आपको एक की वैल्यू नहीं है पता तो दूसरे की निकालना बिल्कुल आसान है। फॉर एग्जाम्पल आपको ए की वैल्यू पता है 50 डिग्री और बी आपको पता करना है,
तो इसमें ए की वैल्यू भर देंगे यहाँ पे 50 प्लस, और ये बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 90 माइनस 50 यानी कि 40 डिग्री। तो इसे ऐसे बोला जाएगा कि 50 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपका बी है। 50 में बी की वैल्यू भरने से 90 डिग्री बन जाता है। तो ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फिर है आपका सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल में आपके जो दोनों एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री हो जाता है। जैसे ये मैंने एक 180 डिग्री का स्ट्रेट एंगल बना दिया, मान लीजिए इसकी वैल्यू है आपकी 40 डिग्री यहां तक, तो दूसरे की कितनी होगी 140 डिग्री, क्योंकि दोनों मिलके आपके 180 बनने चाहिए। तो इसको अगर a मान लें, इसको b मान लें, तो a प्लस b मिलके आपका 180 डिग्री बनना चाहिए। अब अगर इसमें आपको किसी एक की वैल्यू पता है, दूसरे की नहीं है पता, तो 180 में से जो नॉन वैल्यू है उसे माइनस कर देंगे, दूसरे की आ जाएगी। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स उन एंगल्स को बोलते हैं जो दोनों मिलके आपका 180 डिग्री बन जाए। नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल्स। देखिए एडजेसेंट का मतलब होता है साथ वाला। जैसे ये दो एंगल बनाए मैंने, ये ए है ये बी है, अब ए के साथ में ही तो एंगल बी है। तो ऐसे एंगल्स जो ए की वर्टेक्स पे बनते हैं और उनमें एक रे भी कॉमन होती है। जब आप एंगल ए बनाएंगे ना, तो एंगल ए के अंदर भी ये रे आ रही है, एंगल बी के अंदर भी आपकी ये वाली रे आ रही है। तो जब कॉमन रे आती है दो एंगलों में, वो एंगल्स आपके एडजेसेंट एंगल्स बोले जाते हैं। और मैं यहां अगर एक एंगल और बना देता हूं, एंगल सी, तो इसमें ए और बी आपस में एडजेसेंट है, बी और सी आपस में एडजेसेंट है, क्योंकि बी और सी के अंदर ये वाली जो रे है ये कॉमन है और ये सारे ए की वर्टेक्स पे बने हुए हैं। लेकिन ए और सी ये एडजेसेंट एंगल नहीं हो सकते, क्योंकि ए के लिए दो अलग से रे हैं और सी के लिए दो अलग रे हैं, कॉमन रे कुछ भी नहीं है। तो ऐसे एंगल्स को बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। फिर है आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। देखिए लीनियर वर्ड बना है आपका लाइन से, और लाइन बनती है एक पूरे 180 डिग्री के एंगल से, इस तरह से। तो लीनियर पेयर वही पेयर बोला जाता है जब आपके दो एंगल मिलके 180 डिग्री का हो जाए। यानी आपका जैसे कि ये एंगल ए है और ये बी है, कोई दो एंगल जो मिलके आपके 180 डिग्री के हो जाएं, उन्हें बोलते हैं लीनियर पेयर। और फिर वो दोनों मिलके ना एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, इसीलिए इसका नाम लीनियर पेयर है। अब इसमें अगर आपको किसी एक की वैल्यू नोन है और दूसरे की निकालनी है, तो सिंपल आप 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे, दूसरा एंगल आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखिए जब ऐसे दो लाइंस इंटरसेक्ट होती हैं आपस में, तो ये एक्स जैसा बन जाता है। तो इसके आमने सामने वाले जो एंगल्स बनते हैं, इन्हें बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अगर इसमें मैं यहाँ ए नाम है और ये वाला बी नाम है, ये सी है और ये डी है, तो इसमें ए एंड बी आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और ये हमेशा बराबर होते हैं। इनकी प्रॉपर्टी होती है ये आपस में बराबर होते हैं। ऐसे ही सी और डी, सी एंड डी आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो सी की वैल्यू भी आपके डी के बराबर ही होगी। इन सब का आपका यूज होगा एक्सरसाइज 6.1 में। चलिए ये थे पेयर ऑफ एंगल्स।